विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को नमस्ते और मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय के अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस हिंदी व्याकरण की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस YouTube चैनल को देखने वाले सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को, साथ ही साथ मेरे अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसे लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के हिंदी व्याकरण में कारक किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, कारक की परिभाषा इस प्रकार: संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों मतलब विशेषता क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द रूप कारक कहलाते हैं। हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण इस प्रकार: स्वराज ने जिलाधिकारी के लिए यूपीएससी की परीक्षा दी। ऊपर दिए गए वाक्य में स्वराज ने जिलाधिकारी के लिए यूपीएससी की शब्द रूपों का संबंध परीक्षा देना क्रिया से सूचित हो रहा है, अतः ये कारक है। तो इस प्रकार से दोस्तों, हमने कारक की परिभाषा उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में विभक्ति किसे कहते हैं। तो चलिए, विभक्ति की परिभाषा इस प्रकार: वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम को कर्ता कर्म आदि में विभक्त करने वाले शब्द चिन्ह जो कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ लगते हैं उसे विभक्ति कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के बाद अर्थात अंत में जुड़ने वाले शब्द रूप को विभक्ति अथवा परसर्ग भी कहा जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, विभक्ति अथवा परसर्ग भी कहा जाता है। कुछ विद्वान विभक्तियों को चरम प्रत्यय भी कहते हैं। फिर से ये वाक्य सुनिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना इस वाक्य को। कुछ विद्वान विभक्तियों को चरम प्रत्यय भी कहते हैं क्योंकि ये ऐसे शब्दांश मतलब प्रत्यय है जिनके पश्चात कोई अन्य प्रत्यय नहीं जुड़ता। ये चरम अर्थात अंतिम प्रत्यय है। तो चलिए दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से विभक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण इस प्रकार: केतुराज ने मोबाइल खरीदा। ऊपर दिए गए वाक्य में केतुराज ने कारक है और ने उसकी विभक्ति है। फिर से एक बार सुन लीजिए, ऊपर दिए गए वाक्य में केतुराज ने कारक है और ने उसकी विभक्ति है। तो दोस्तों, विभक्तियों में के, को, में, से आदि विभक्तियां हैं जो शब्दों से थोड़ा सा हटकर लिखी जाती है। उन्हें विश्लिष्ट विभक्तियां कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, उन्हें विश्लिष्ट विभक्तियां कहते हैं। जैसे कि और उदाहरण समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। उदाहरण इस प्रकार: अनिकेत ने उन्नति को सेना में। देखिए फिर से उदाहरण: अनिकेत ने उन्नति को सेना में।
आदि ये संक्षिप्त उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में ने, को, में विभक्तियाँ अनिकेत, उन्नति, सेना, संज्ञा या शब्द से हटकर लिखी है, अतः इन्हें विश्लिष्ट विभक्तियाँ कहते हैं। तो आगे और समझने का प्रयास करेंगे विश्लिष्ट या संश्लिष्ट विभक्तियों को। विभक्तियों ई, ने, रे आदि विभक्तियां हैं जो शब्दों से सटकर मतलब जोड़कर ही लिखी जाती है, उन्हें संश्लिष्ट विभक्तियां कहते हैं। मतलब यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो गई होगी, विश्लिष्ट विभक्तियां, इसमें जो उदाहरण में विभक्तियां जो होती है वह सटकर नहीं लिखी जाती, मतलब अलग लिखी जाती है। और श्लिष्ट विभक्तियों में, उदाहरणों में जो विभक्ति होती है वह सटकर मतलब जोड़कर लिखी जाती है। तो उदाहरण में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे श्लिष्ट विभक्तियों को, जैसे कि किसे, उसे, मेरे, अपने आदि यह संक्षिप्त उदाहरण है। दोस्तों, कारक और विभक्ति की विस्तृत जानकारी से यह स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कारक किसे कहते हैं, विभक्ति किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किया। अब आगे के टॉपिक में हम कारक और विभक्ति की विस्तृत जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे। तो चलिए, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम में विकार होने के बाद वाक्य में उनका अन्य शब्दों के साथ जो संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। अब विभक्ति की परिभाषा इस प्रकार, शब्दों का परस्पर संबंध दिखाने के लिए जो प्रत्यय जोड़ते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। अब हम अगले टॉपिक में कारकों के भेद, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, कारकों के भेद इस प्रकार, हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? कुल 8 भेद हैं। तो चलिए, कारक का पहला भेद कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, 6 नंबर पर संबंध कारक, 7वां अधिकरण कारक और 8वां संबोधन कारक आदि 8 भेद कारक के हैं। तो चलिए, सबसे पहला भेद कारकों में कर्ता कारक, इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक की परिभाषा इस प्रकार, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले मतलब कर्ता का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर से कर्ता कारक को समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण में सबसे पहला वाक्य, सचिन खेलता है। दूसरा वाक्य, हर्षदा बाजार जाती है। तीसरा वाक्य, राव साहब ने किताब पढ़ी। ऊपर दिए गए वाक्य में खेलने, जाने, पढ़ने का काम कर्ता क्रमशः सचिन, हर्षदा, राव साहब कर रहे हैं, इसलिए ये सभी कर्ता कारक है। तो दोस्तों, यहाँ पर कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक के उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में
कर्ता कारक की महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, कर्ता कारक में महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात इस प्रकार, कर्ता विभक्ति रहित और सहित दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है, जो ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट होता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब कर्ता विभक्ति रहित आता है तो उसकी पहचान के लिए वाक्य की मुख्य क्रिया से कौन प्रश्न करना चाहिए। देखिए, जब कर्ता विभक्ति रहित आता है तो उसकी पहचान के लिए वाक्य की मुख्य क्रिया से कौन प्रश्न करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण, छात्र गेंद खेलते हैं। तो यहां पर मैंने पहले ही कहा है कि कौन ऐसा प्रश्न करना है। तो चलिए, छात्र गेंद खेलते हैं, इसको प्रश्न करेंगे। कौन खेलते हैं? तो जवाब मिलता है छात्र। वैसे ही दूसरा उदाहरण यहां पर समझेंगे, पप्पू पास हो गया। तो यहां पर फिर से वही सवाल करेंगे, कौन पास हो गया? तो जवाब मिलता है पप्पू। तो इस प्रकार यहां पर कौन प्रश्न करने से हम लोगों को इसकी पहचान जो है वो होती है। अब तीसरे नंबर का महत्वपूर्ण बात, कर्ता की मूल विभक्ति ने है। देखिए, फिर से महत्वपूर्ण बात है यह, कर्ता की मूल विभक्ति क्या है? ने है। वैसे ही चौथे नंबर की महत्वपूर्ण बात, सकर्मक क्रिया के सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल के वाक्यों में ने विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहला वाक्य, कोमल ने रोटी खाई, यह सामान्य भूतकाल का है। यहां पर देखिए दोस्तों किस प्रकार से ने विभक्ति लगी है। दूसरा उदाहरण, कोमल ने रोटी खाई है, यह पूर्ण वर्तमान काल है। यहां पर भी किस प्रकार से ने विभक्ति लगी है। वैसे तीसरा उदाहरण, कोमल ने रोटी खाई थी, यह पूर्ण भूतकाल का है, इसमें भी ने यह विभक्ति लगी है। अब पांचवें नंबर की महत्वपूर्ण बात, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल तथा सामान्य भविष्य काल की क्रिया के कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। यह बात महत्वपूर्ण है। उसका उदाहरण इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण, आदर्श केला खाता है, यह सामान्य वर्तमान काल है, यहां पर ने का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा उदाहरण, स्वराज केला खा रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल है, यहां पर भी ने का प्रयोग नहीं हुआ है। तीसरा उदाहरण, अनिकेत केला खा रहा था, यह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, इसमें भी ने जो प्रयोग है वह नहीं हुआ है। अब चौथा उदाहरण, दिव्येश केला खाएगा, यह सामान्य भविष्यकाल है, यहाँ पर भी कर्ता के साथ मतलब आदर्श, स्वराज, अनिकेत, दिव्येश, इनके साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। ये बात जरूर ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कारकों के भेद में सबसे पहला भेद कर्ता कारक किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और कर्ता कारक की जो 5 महत्वपूर्ण बातें थी उसके माध्यम से कर्ता कारक को कैसे पहचानना है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। अब हम कारकों के अगले भेद में दूसरा भेद जो है कर्म कारक, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, कर्म कारक की परिभाषा इस प्रकार, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल मतलब परिणाम पड़ता है या समाप्त होता है उसे कर्म कारक कहते हैं।
दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार से, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल मतलब परिणाम होता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को कर्म कारक कहते हैं। तो चलिए कर्म कारक को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण में सबसे पहला वाक्य, स्वराज ग्रंथ पढ़ता है। दूसरा उदाहरण, आदर्श ने स्वराज को हंसाया। ऊपर दिए गए वाक्य में पढ़ना, हंसाना क्रिया का फल जो है वह क्रमशः ग्रंथ स्वराज शब्द पर पड़ता है, इसलिए ये कर्म कारक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार कर्म पर ज़्यादा असर पड़ता है या उस पर परिणाम होता है या परिणाम पड़ता है, इसलिए ये कर्म कारक कहलाते हैं। तो यहाँ पर कर्म कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक की परिभाषा और उसका उदाहरण समझने का प्रयास किया। अब हम अगले टॉपिक में कर्म कारक की महत्वपूर्ण बातें इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कर्म कारक की महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात इस प्रकार, कर्म कारक भी कर्ता की ही भांति विभक्ति रहित और विभक्ति सहित दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहला वाक्य, हर्षदा खाना बनाती है। दूसरा वाक्य, भूषण दिव्येश को पढ़ाता है। ऊपर दिए गए वाक्य में खाना और दिव्येश को कर्म कारक क्रमशः विभक्ति रहित और विभक्ति सहित है। तो अब दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण बात जो है वह समझेंगे इस प्रकार, वाक्य में विभक्ति रहित कर्म कारक की पहचान के लिए वाक्य की मुख्य क्रिया से क्या तथा कहाँ प्रश्न करना चाहिए। देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए, मुख्य क्रिया से क्या तथा कहाँ प्रश्न करना चाहिए। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। उदाहरण में पहला वाक्य, रंजीत सिंह रोटी खाते हैं। अब क्या यह प्रश्न करना है, तो चलिए इसी उदाहरण को प्रश्न करेंगे। रंजीत सिंह रोटी खाते हैं। प्रश्न, क्या खाते हैं, तो जवाब में मिलता है रोटी। वैसे दूसरा उदाहरण, शीतल स्वराज को खाना खिलाती है। तो चलिए प्रश्न करेंगे, क्या खिलाती है, तो जवाब में मिलता है खाना। तीसरा वाक्य, दादाजी हरिद्वार गए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर कहाँ ऐसा प्रश्न करते हैं इस वाक्य को, तो फिर से वाक्य सुनेंगे, दादाजी हरिद्वार गए हैं। तो सवाल ऐसे होगा, कहाँ गए हैं, तो जवाब मिलेगा हरिद्वार। अब चौथे नंबर का उदाहरण, माताजी पंढरपुर गई है। तो यहाँ पर सवाल आ जाएगा, कहाँ गई है, तो जवाब में मिलेगा पंढरपुर। तो इस प्रकार से दोस्तों वाक्य में विभक्ति रहित कर्म कारक की पहचान के लिए वाक्य की जो मुख्य क्रिया जो है उसे क्या तथा कहाँ प्रश्न किया गया है, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात थी। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, कर्म कारक की मूल विभक्ति को है। मूल विभक्ति कौन सी है उसकी, को। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर्म कारक किसे कहते हैं और कर्म कारक की महत्वपूर्ण बातों को यहाँ उदाहरणों के माध्यम से समझ लिया। अब हम कारकों के भेद में तीसरा भेद, करण कारक किसे कहते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए करण कारक की परिभाषा इस प्रकार, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। फिर से एक बार दोहरा देता हूं,
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार, क्रिया के साधन का बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को करण कारक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इसे समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण, अनिकेत बस से स्कूल जाएगा। दूसरा वाक्य, स्वराज ने मोबाइल द्वारा फोटो भेजे। ऊपर दिए गए वाक्य में स्कूल जाने की क्रिया बस से, तो फोटो भेजने की क्रिया मोबाइल द्वारा हुई है। अतः बस मोबाइल का प्रयोग क्रिया के साधन के रूप में हुआ है, अर्थात इनकी सहायता से कार्य हुआ है, इसलिए इनके रूप को करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति मतलब कारक चिन्ह से अथवा द्वारा है। मतलब यहाँ पर फिर से संक्षिप्त में दोहरा देता हूँ, करण कारक की विभक्ति या कारक चिन्ह जो है वह कौन सा है, से अथवा द्वारा, ये है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर करण कारक की अब महत्वपूर्ण बात भी समझने का प्रयास करते हैं। तो उसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, कभी कभी कर्ता और कर्म की भांति करण कारक में भी किसी विभक्ति या परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे इसे, यह मेरी आंखों देखी घटना है। दूसरा उदाहरण, कानों सुनी बातें हमेशा सत्य नहीं होती। तीसरा उदाहरण, मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर इन वाक्यों में कभी कभी कर्ता और कर्म की भांति करण कारक में किसी विभक्ति या परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, वाक्य में विभक्ति सहित या विभक्ति रहित करण कारक की पहचान के लिए वाक्य की मुख्य क्रिया से किससे, किसके और द्वारा आदि प्रश्न करना चाहिए। तो उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं इस महत्वपूर्ण बात को। तो उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण, स्वराज ने पेंसिल से चित्र बनाया। तो चलिए यहाँ पर किससे सवाल करते हैं। जैसे कि किससे चित्र बनाया, तो दोस्तों यहाँ पर किससे सवाल करने पर पेंसिल से ये जवाब मिलेगा। दूसरा उदाहरण, उसने डाक द्वारा पुस्तकें भेजी। तो सवाल करते हैं फिर से इस उदाहरण को, किसके द्वारा पुस्तक भेजी, तो जवाब मिलेगा डाक द्वारा। अब तीसरा उदाहरण, यह मेरी आंखों देखी घटना है। तो फिर से सवाल करेंगे, किससे घटना देखी। अब देखिए दोस्तों, ऊपर दिए गए वाक्य में पेंसिल, डाक और आंख आदि से सहायता ली गई है, इसलिए करण कारक है। यहाँ पर विभक्ति से, द्वारा ये है। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात इस प्रकार, करण कारक की मूल विभक्ति से है। फिर से सुन लीजिए ताकि सवालों का जवाब हल करते समय ये बहुत महत्वपूर्ण है। करण कारक की मूल विभक्ति क्या है, से है, से। कुछ अन्य विभक्ति चिन्ह में द्वारा, के द्वारा, तेरे द्वारा, मेरे द्वारा, अपने द्वारा
आदि विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने तीसरे नंबर का जो भेद है करण कारक, इसकी परिभाषा और उसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया, और साथ ही साथ करण कारक की महत्वपूर्ण बातें जो है वह भी उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब कारकों के भेद में चौथे नंबर का भेद संप्रदान कारक किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, संप्रदान कारक की परिभाषा इस प्रकार: जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसका बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: जिस वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति के लिए क्रिया करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम का रूप आता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए मतलब कर्ता द्वारा कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझ लेंगे। तो उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण, राव साहब ने पप्पू को टमाटर दिए। दूसरा उदाहरण, सचिन दादाजी के लिए गाड़ी लाया। तीसरा वाक्य, अध्यापक छात्रों को सिखाते हैं। चौथा वाक्य, यह स्थान मंदिर के लिए सुरक्षित है। ऊपर दिए गए वाक्य में पप्पू को कुछ देने का कार्य राव साहब ने, दादाजी को गाड़ी लाने का कार्य सचिन ने, छात्रों को सिखाने का कार्य अध्यापक के द्वारा किया गया है। अतः पप्पू को दादाजी के लिए, छात्रों को मंदिर के लिए आदि संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक की विभक्ति को या के लिए है। फिर से एक बार, यह वाक्य महत्वपूर्ण है। संप्रदान कारक की विभक्ति को या के लिए है। अब दोस्तों यहाँ पर संप्रदान कारक की महत्वपूर्ण बात को समझने का प्रयास करेंगे। उसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, संप्रदान कारक की मूल विभक्ति को के लिए है। फिर से एक बार देखिए, मूल विभक्ति क्या है? को अथवा के लिए, ये है। संप्रदान कारक के साथ कुछ और भी विभक्ति चिन्ह लगते हैं। उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरणों में पहला उदाहरण, यह मकान मुझे दे दो। अब यहाँ पर देखिए, समझने का प्रयास करेंगे इसे। मुझ अधिक एक बराबर मुझे। दूसरा उदाहरण, मैंने पुस्तक उन्हें दे दी। अब यहाँ पर उन्ह अधिक ए बराबर उन्हें। तो इस प्रकार से संप्रदान कारक के साथ कुछ और भी विभक्ति चिन्ह इस प्रकार लगते हैं। तो यहाँ पर दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण बात संप्रदान कारक की इस प्रकार, उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष में के लिए के स्थान पर रे लिए तथा निजवाचक में ने लिए का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर समझेंगे। पहला उदाहरण, तुम्हारे लिए। दूसरा, मेरे लिए। और तीसरा, अपने लिए। तो देखा दोस्तों यहां पर किस प्रकार से रे लिए, ने लिए और साथ ही साथ अपने मतलब यहां पर भी ने लिए। यह उदाहरण हमने समझने का प्रयास किया। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात संप्रदान कारक की इस प्रकार, संप्रदान में
दान या उपकार का भाव मुख्य होता है। अतः को संप्रदान की विभक्ति या परसर्ग तभी मानी जाएगी जब वाक्य की क्रिया देना होगी, अन्यथा को कर्म कारक की विभक्ति रहेगी। देखिए फिर से एक बार महत्वपूर्ण बात, को कर्म कारक की विभक्ति रहेगी। अब उदाहरण के तौर पर इसे समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण, भिखारी को आटा दे दो। दूसरा उदाहरण, भिखारी को भगा दो। ऊपर दिए गए वाक्य में भिखारी को संप्रदान कारक है क्योंकि पहले वाक्य में आटा देने का मतलब दान का भाव मुख्य है, लेकिन दूसरे वाक्य में भिखारी को कर्म कारक है क्योंकि यहाँ मुख्य भाव देने का मतलब दान का नहीं है, उल्टा भगाने का है। तो इस प्रकार से हमने इस बात को समझ लिया। अब चौथी महत्वपूर्ण बात संप्रदान कारक की इस प्रकार, वाक्य में संप्रदान कारक की पहचान इस प्रकार की जाती है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे समझ लेंगे। उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण, पप्पू दादा ने किशोर को पुरस्कार दिया। दूसरा उदाहरण, शीतल स्वराज के लिए किताब लाई। तीसरा उदाहरण, यह मकान विद्यालय के लिए सुरक्षित है। ऊपर दिए गए वाक्य में पुरस्कार देने की क्रिया किशोर को, किताब लाने की क्रिया स्वराज के लिए, मकान होने की क्रिया विद्यालय के लिए है। तो यहां पर किस प्रकार यह चौथा नियम में वाक्य में संप्रदान कारक की पहचान कराई है, इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों आज के इस सत्र में हम लोगों ने कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, साथ ही साथ विभक्ति और कारक की परिभाषा उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास किया, और साथ ही साथ कारकों के भेद, जो 8 भेद है, उसमें से हमने आज के इस सत्र में 4 भेद, जैसे कि कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक और चौथा संप्रदान कारक, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण और सबकी महत्वपूर्ण बातें जो है वह उदाहरण के साथ समझने का यहाँ पर प्रयास किया। अगले YouTube सत्र के चैनल में हम कारकों के भेद में जो और 4 भेद बाकी है, जैसे कि अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, तो ऐसे ये 4 भेद, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। तो तब तक आप अगले YouTube चैनल के सत्र का इंतजार कीजिए। दोस्तों फिर से समापन में जाते जाते एक बार जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से सभी छात्रों को और मेरे अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।